जिस लम्हे मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, मुझे यूं लगा जैसे जमीन मेरे पाँव तले से निकल गई हो। अस्पताल वालों ने साफ कह दिया था कि अगर फरी इलाज न हुआ तो कुछ भी हो सकता है। दवाइयाँ, टेस्ट, दाखिले के इखराजात, सब कुछ इतना महंगा था कि सोचते ही हाथ कांपने लगते। अब दुनिया से जा चुके थे और माँ का सहारा सिर्फ मैं था। मेरे पास ना कोई हुनर था, ना कोई तालीमी डिग्री, बस मजदूरी का तजुर्बा था, और वह भी छोटे मोटे कामों तक महदूद। लेकिन माँ की जान बचाने के लिए कुछ भी करना था। कुछ लोगों ने बताया कि पौश इलाके में एक बहुत बड़ी कोठी है जहाँ नौकर की जरूरत है। वह कहने को तो एक बाय नौकरी थी, मगर सब कहते थे कि वहाँ का माहौल बड़ा सख्त है, खासतौर पर मालिका साहिबा का मिजाज। मैंने सोचा जो भी हो काम तो करना ही है। अगले दिन साफ कपड़े पहनकर, जूते पॉलिश करके, दिल में दुआ लिए उस कोठी के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। दरवाजा एक अधेड़ उम्र चौकीदार ने खोला, जिसकी निगाहों में शक भी था और तहकीर भी। अंदर ले जाकर बिठा दिया। कुछ देर बाद एक औरत तेज कदमों से अंदर आई। उम्र शायद 40 से ऊपर हो, लिबास कीमती, चाल में रौनक और आंखों में सर्द मेहरी। वह मेरे सामने खड़ी होकर मुझे सर से पांव तक देखती रही, जैसे कोई पुराना कपड़ा हो जिसे परखा जा रहा हो। पूछा कि कहाँ से आया हूँ, क्या काम जानता हूँ, और सबसे अहम सवाल यह था कि कितने पैसों में काम करूँगा। मैंने निहायत आजी से कहा कि जो मुनासिब समझे दे दें, बस माँ का इलाज करवाना है। यह सुनते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा कि नौकरी तुम्हें मिल सकती है, लेकिन यहाँ के उसूल सख्त है। वक्त पर काम, कोई सवाल नहीं, और जाति कामों में भी मदद करनी होगी। मैंने सर झुका कर हाँ कर दी। माँ का चेहरा निगाहों के सामने था, जिसे बिस्तर पर तड़पते देखकर दिल छलनी हो जाता था। मैंने खुद को हर जिल्लत, हर सख्ती और हर तहकीर को सहने के लिए तैयार कर लिया था। बस माँ की सांसें बाकी रहे। यूं मेरी कहानी उस कोठी के एक कोने से शुरू हुई जहां सिर्फ एक नौकर था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेटा, एक गैरतमंद जवान भी था, जिसे वक्त के साथ साथ खुद भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ तक झुकेगा। पहले दिन की खामोशी और हचकचाहट रफ्तार रफ्तार मेरी जिंदगी का मामूल बनने लगी। वह कोठी जितनी बड़ी थी, उतनी ही खाली महसूस होती थी। दीवारों पर महंगी तस्वीरें थीं, कालीन ऐसे कि कदम रखने को दिल न चाहे। फातिमा बेगम हर वक्त हुक्म देती, आवाज बुलंद करती और अजीब निगाहों से देखती। शुरू में वह सिर्फ कमरे साफ करवाती, बर्तन धुलवाती और सेहन के पौधे सजाकर रखवाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह जाती काम भी मुझे देने लगी। फोन उसके बेडरूम तक पहुंचाना, चाय हाथ में देना और शाम के कपड़े निकालकर इस्त्री के लिए रखवाना। हर बार जब उसके करीब जाता तो उसकी खुशबू से कुछ अजीब सा एहसास होता। एक दिन रात के कोई 10 बजे होंगे। बाकी मुलाजिम जा चुके थे। मैंने बावर्ची खाने में झाड़ू दी और बाहर जाने ही वाला था कि लाउंज की रोशनी जलती दिखाई दी। दबे कदमों वहां गया तो वह मंजर मेरी आंखों में जम सा गया। फातिमा बेगम सोफे पर बैठी थी और एक अजनबी शख्स सामने कुर्सी पर। लिबास, अंदाज, गुफ्तगू, सब कुछ बहुत कीमती। वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे थे। मैं दरवाजे के पीछे रुककर सुनने लगा। कुछ अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। प्लाट, रजिस्ट्री, नाम तब्दील, और फिर अचानक वह जुमला कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासतौर पर इन नीच लोगों में से किसी को नहीं। दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। मेरा सांस जोर जोर से चलने लगा। मैंने पीछे हटकर वापस आने की कोशिश की, लेकिन पाँव किसी बर्तन से टकरा गया। आवाज गूंजी और लम्हे में खामोशी छा गई। दरवाजा खुला और फातिमा बेगम बाहर आई। एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा। बोली कि जो कुछ सुना है दफन कर दो, तुम्हारी माँ की सांसें मेरे हाथ में है। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा तो नींद न आई। अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। फातिमा बेगम हस्बे मामूल आवाजें लगा रही थी, कामों पर झाड़ रही थी। मैंने तय कर लिया था कि मालिका साहिबा का राज जानकर ही रहूंगा। और फिर वह थप्पड़ जिसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था।
अगर माँ के इलाज की मजबूरी न होती तो मालिका साहिबा को ऐसा सबक सिखाता कि उम्र भर याद रखती। रात 11 बजे मैंने लाइट बंद की, दरवाजे की दरस खोलकर लाउंज पर निगाहें जमाई। वही शख्स, वही कीमती कपड़े, वही दबीदबी आवाज। वह किसी की जमीन का जिक्र कर रहा था। जाली दस्तखत, फाइलें बदलने और किसी बुजुर्ग के इंतकाल के बाद कब्जा लेने की बातें। फातिमा बेगम बार बार एक लफ्ज दोहरा रही थी कि यह बात अहमद को किसी सूरत में नहीं पता चलनी चाहिए। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। मैं चुपके से पलटा। उसी रात मैंने अपने पुराने मोबाइल के रिकॉर्डर को चार्ज पर लगाया। कैमरा धुंधला था लेकिन आवाजें साफ आती थी। अगली मुलाकात की रात मैंने मोबाइल पंखे के पीछे छिपा कर रख दिया, जिसका रुख हमेशा लाउंज की तरफ रहता था। मैंने काम की आड़ में आते जाते कुछ जुमले, कुछ आवाजें, कुछ चेहरे कैद कर लिए। लेकिन एक मसला था। वह शख्स अब मुझे शक की निगाह से देखने लगा था। वह आते जाते मेरी तरफ देखता जैसे जहन में मेरा चेहरा महफूज करने की कोशिश कर रहा हो। एक बार तो उसने फातिमा बेगम के सामने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही है ना वह लड़का, इसकी खामोशी खतरनाक लगती है। फातिमा बेगम ने बेनियाजी से कहा कि यह बस एक गरीब सा लड़का है, जिंदगी में कुछ देखा नहीं, कुछ जानता नहीं। तुम इसकी टेंशन ना लो। काम से फारग होकर वही रिकॉर्डिंग मैंने 3 बार सुनी। आवाजें, वफ़े और वह जुमले जो किसी भी अदालत में एक खानदान को जमीन बोस कर सकते थे। फातिमा बेगम के राज मेरे मोबाइल में कैद हो चुके थे। लेकिन मसला यह था कि राज जितना बड़ा हो, उसे छिपाने वाले उतने ही बेरहम होते हैं। सुबह नाश्ता लगाते वक्त फातिमा बेगम की निगाहें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी। शायद वह तोल रही थी कि मुझे कब और कैसे खामोश किया जाए। उसी दिन शाम को ड्राइवर यूसुफ मेरे पास आया। छोटे से आंग में बोला कि अहमद, बेगम साहिबा कल से कुछ बदली हुई है। बच के रहना, नौकर ही नहीं खतरा भी बन चुका है। मैंने कोई जवाब ना दिया, लेकिन मैं जान चुका था कि मालिका साहिबा को मुझ पर शक पड़ चुका है। उसी रात जब सब सो चुके थे, मैंने अपने मोबाइल से वह रिकॉर्डिंग्स एक पुरानी यूएसबी में मुंतकिल की। एक तरफ माँ की सांसें, दूसरी तरफ पैसा, तीसरी तरफ नौकरी की फिक्र। दिल ने कहा कि बस भाग जा, किसी गांव में छिप जा, माँ का इलाज करा और यह सब पीछे छोड़ दे। रात के आखिरी पहर दरवाजा जोर से खुला। 2 अजनबी आदमी अंदर घुसे, सीधा मेरे कमरे की तरफ। यूसुफ ने वक्त पर खबरदार किया था और मैं अकबी दरवाजे से निकल गया। मैंने एक फैसला कर लिया था, मैं दोबारा इस घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं वह सच लेकर निकल रहा था जो किसी अखबार की सरखी बन सकता था। लेकिन मैं किसी सहाफ़ी या पुलिस के पास नहीं जा रहा था। मैं जा रहा था हाजी साहिब के पास। अगले दिन मैं हाजी साहिब के दफ्तर के बाहर खड़ा था। एक शानदार इमारत, बाहर लग्जरी गाड़ियां और अंदर एक ऐसी दुनिया जहां कानून सिर्फ ताकत के हिसाब से चलता था। मैंने इस्तकबालिया पर नाम लिखवाया और इंतजार के लम्हात घंटों जैसे लगे। आखिरकार एक मुलाजिम आया और मुझे इशारा करके अंदर ले गया। कमरे में दाखिल होते ही हाजी साहिब ने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा। उम्र में बड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में वही सर्द होशियारी थी जो बरसों का खेल खेलने वालों की पहचान होती है। मैंने मोबाइल रखा और आहिस्ता से कहा कि मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। उन्होंने खामोशी से मोबाइल उठाया। कुछ लम्हे सुने और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई, जैसे पहले से सब जानते हो। कहने लगे कि तुम्हें लगता है कि तुम कोई नई चीज लेकर मेरे पास आए हो। बेटा, मैंने उम्र गुजारी है और सब जानता हूं कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। तुम तो सिर्फ एक नौकर थे, अब तमाशाई बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं चुप रहा। फिर उनके अल्फाज बदले। बोले कि फातिमा को तुम क्या समझते हो? एक बीवी, एक घर की मालिका साहिबा। और वह शख्स जिसे तुमने देखा, वह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, वह फातिमा की जिंदगी का वह पहलू है जिसे मैंने जानबूझकर अंधेरे में रखा। मैं ठिठक गया। मेरा शक यकीन में बदल रहा था। हाजी साहिब ने आहिस्ता से गोया हुए कि इस शख्स का नाम उस्मान खान है।
हाजी साहिब ने आहिस्ता से गोया हुए कि इस शख्स का नाम उस्मान खान है। फातिमा कई बरसों से उसके साथ है। मैं इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन हूँ। बात बाहर निकली तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, शान व शौकत सब बिखर जाएगा। कुछ बातें ऐसी होती है जिन पर खामोशी ही बेहतर होती है। मेरा भी एक राज है जो सिर्फ मेरी बीवी जानती है। उस्मान खान के जरिए वह मेरी आधी से ज्यादा जमीनें अपने और उस्मान खान के नाम पर लगवा चुकी है। यह कहकर वह आंसुओं से रोने लगे। मेरी सांस अटक गई। अब कहानी का धागा कहीं और जा रहा था। हाजी साहिब ने कुर्सी से टेक लगाकर कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह मेरे काम का है। मैं दफ्तर से बाहर निकला। फातिमा बेगम सिर्फ एक चालाक औरत नहीं निकली, वह तो एक ऐसा चेहरा थी जिसके नीचे कई कहानियां दफन थी। उसका चक्कर सिर्फ जिस्मानी नहीं था, वह एक एक करके हाजी साहिब की हर चीज अपने नाम लगवा रही थी। अब मामला इस औरत के किरदार तक जा पहुंचा था जिसे रोज अपने सामने देखता था। अगले 2 दिन मैंने किसी से कोई बात नहीं की, कोठी वापस ना गया, हाजी साहिब के दफ्तर के करीब भी ना भटका। शहर के पुराने हिस्से में एक सस्ते से कमरे में खुद को बंद कर लिया। बाहर की गलियों में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर वक्त रुक चुका था। मोबाइल खामोश था, यूएसबी मेरे बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी, और दिमाग हर वक्त एक ही सवाल में उलझा रहता कि अब क्या करूं। फातिमा बेगम की तस्वीर बार बार झन में उभरती। दिल चाह रहा था कि काश किसी तरह मैं ही फातिमा बेगम को फंसा लूं और इस कोठी का मालिक बन जाऊं। मैं अंदर ही अंदर मंसूबाबंदी सोच रहा था। उसी रात दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। दिल धड़क उठा, कदम दबे हुए थे, पर आवाज अंदर तक पहुंच गई। मैंने दरवाजे के पीछे से झांका तो वही पुराना ड्राइवर यूसुफ खड़ा था। आंखों में घबराहट थी, हाथ में एक छोटा सा लिफाफा। दरवाजा खोला तो उसने जल्दी से लिफाफा मेरे हाथ में दिया और आहिस्ता बोला कि अब वक्त नहीं है, बस पर और फैसला कर। लिफाफा खोला तो अंदर चंद तस्वीरें थी। फातिमा बेगम और उस्मान खान एक रेस्ट हाउस के अंदर करीब बैठे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले। तस्वीरें कोई और ले रहा था और यह दोनों बेखबर थे। साथ एक मुख्तसर सी तहरीर थी कि यह तुम्हें उस्मान खान ने भेजी है। कहता है कि अगर फातिमा ने उसे भी धोखा दिया तो वह सब कुछ बेनकाब कर देगा। वह चाहता है कि तुम यह तस्वीरें हाजी साहिब तक पहुंचाओ, लेकिन सवाल यह है कि तुम किसके साथ हो। यह पहली बार था कि कहानी की सम मेरे हाथ में आई थी। अब मैं चाहता तो फातिमा बेगम को बर्बाद कर सकता था या फिर उसकी जायदाद पर कब्जा कर सकता था। हाजी साहिब को तस्वीरें देकर अपना फायदा निकाल सकता था। फातिमा बेगम जैसी औरत जो दुनिया के सामने मजबूत दिखाई देती थी, वह अब तस्वीरों में कमजोर लग रही थी, जैसे वह वाकई किसी से मोहब्बत कर बैठी हो या शायद किसी और की चाल में फंस गई हो। मैं खामोशी से तस्वीरें मेज पर रखकर दीवार की तरफ देखने लगा। बाहर रात फैल रही थी। मैंने सिगरेट सुलगाया और धुएं में उड़ाने लगा। अगली सुबह जब आँख खुली तो कमरे की छत नहीं, सवालात मेरे सर पर मंडला रहे थे। मैंने नाश्ता नहीं किया, बस ठंडा पानी मुंह पर मारा और तस्वीरें जेब में डालकर बाहर निकल गया। कदम खुद ब खुद पुरानी कोठी की तरफ उठने लगे। कोठी के दरवाजे पर पहुंचा तो हैरत हुई। बाहर कोई गार्ड नहीं था, दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही महसूस हुआ जैसे घर खाली है। वह चहल पहल व हुक्म चलाने वाली आवाजें सब गायब थी। लाउंज की रोशनी मध्यम थी और हवा में एक अजीब सी उदासी बसी हुई थी। मैंने आहिस्ता से आवाज दी लेकिन कोई जवाब न आया। फिर अचानक सीढ़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फातिमा बेगम नीचे आ रही थी। आज उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, चेहरा जर्द, आंखों के नीचे सियाह हल्के और हाथों में कपकपाहट। हम दोनों चंद लम्हे खामोश खड़े रहे। उसने मुझे देखा जैसे दिल में कुछ कहना चाहती हो लेकिन अल्फाज साथ ना दे रहे हो। फिर आहिस्ता से बोली कि तुम्हें जो दिखाना था दिखा चुके हो, अब क्या चाहते हो। मैंने जेब से तस्वीरें निकालकर मेज पर रख दी। वह चंद लम्हे देखती रही,
फिर निगाहें चुराकर बैठ गई। कुछ देर मुकम्मल खामोशी छाई रही। कहने लगी कि मैं जानती हूं तुम मुझे सिर्फ एक चालाक औरत समझते हो। फिर वह उठी, चलती हुई मेरे करीब आई और बोली कि अगर कभी सच जानना चाहो तो ऊपर वाले कमरे में आ जाना, बाकी सब तुम पर है। दरवाजा बंद हो गया। मैं सीढ़ियां आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता गया। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। कमरे के एक तरफ पुरानी अलमारी, एक मेज जिस पर गर्द जमी थी और दीवार पर कुछ तस्वीरें जिन्हें देखकर मेरे कदम रुक गए। एक तस्वीर में जवान फातिमा थी, सादा लिबास में, और साथ एक मर्द खड़ा था, उस्मान खान। तस्वीर पुरानी थी, शायद 2 दहाई पुरानी। इसके नीचे एक तारीख लिखी थी, सना अल्फीन बताता। मैं मजीद करीब गया तो अलमारी के अंदर से कुछ कागजात झांक रहे थे। उस पर लिखा था कि जब इज्जत के बदले खामोशी खरीदी जाए तो औरत सिर्फ बीवी नहीं रहती। दरी के और राख पलटने पर सच एक एक करके नंगा होता गया। उस्मान खान जो आज फातिमा के साथ तस्वीरों में मौजूद था, दरअसल उसका माजी था। वह दोनों यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर फातिमा का खानदान ताकतवर, जागीरदार और सर्द मिजाज था। जब रिश्ता तय होने वाला था, तभी फातिमा के वालिद ने उस्मान खान को जेल भिजवा दिया। झूठे केस में धोखाधड़ी के इल्जाम में उस्मान खान की जिंदगी उजड़ गई और फातिमा को मजबूरन इस जागीरदार से शादी करनी पड़ी जिसे आज सब हाजी साहिब कहते हैं। मगर वह मोहब्बत कहीं दब भी ना थी। सालों बाद जब उस्मान खान वापस आया, फातिमा के पास इख्तियार ना था। वह अब इस हवेली की मालिका साहिबा थी, लेकिन अपनी जिंदगी की कैदी। उस्मान खान ने बदले के लिए रिश्ता फिर से जोड़ा, मगर अब वह मोहब्बत नहीं, जेल में काटे गए उन लम्हों का हिसाब लेने आया था जो जुर्म उसने किया ही ना था। फातिमा बेगम अब भी खामोश सोफे पर बैठी थी। मैं कोठी से निकलने ही वाला था कि फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। कॉल उठाई तो दूसरी तरफ उस्मान खान था। बोला कि अहमद, तुम्हें लगा कि तुम फातिमा के करीब हो गए। तुम्हें लगा कि वह तुम पर भरोसा करने लगी है। जानते हो, यह औरत सिर्फ अपने मफाद के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि दरी तुम्हें यूं ही पड़ी मिली? वह चाहती थी कि तुम वह सब पढ़ो ताकि तुम्हें तरस आए। वह आज भी वैसी ही है जैसी कल थी, चालाक, समझदार और सबसे बढ़कर खुदगर्ज। मेरी सांसें रुक सी गई। उस्मान खान ने बात जारी रखी। बोला कि मेरे पास सब कुछ है, ऑडियो कॉल्स, वीडियोस, बैंक के रिकॉर्ड्स। अगर मैं चाहूं तो एक रात में फातिमा को जमीन पर गिरा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह खुद गिरे, अपने भरोसे से, अपनी चालों से। मैंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उस्मान खान की आवाज सख्त हो गई। बोला कि तुम सिर्फ इतना करो, कल शाम हाजी साहिब के दफ्तर जाना। मैं वहां सबके सामने एक फाइल रखूंगा जो फातिमा के असल चेहरे को नंगा करेगी। अगले दिन शाम को हाजी साहिब के दफ्तर में सब मौजूद थे। फातिमा बेगम खामोश वकार से बैठी थी और उस्मान खान हाथ में फाइल लिए मेज के सरे पर खड़ा था। मैं दरवाजे के करीब खड़ा इन तीनों को देख रहा था। कमरे में हवा रुकी हुई महसूस हो रही थी। सब निगाहें उस्मान खान पर थी। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाला लेकिन फौरन वापस रख दिया। शायद यह वक्त धुएं में उड़ाने का ना था। फिर उसने फातिमा बेगम की तरफ देखा। उस निगाह में ना नफरत थी, ना मोहब्बत, बस एक पुराना हिसाब था जिसे लफ्जों से पूरा करना था। बोला कि तुम सब ने फातिमा को उस रूप में देखा है जो वह तुम्हें दिखाना चाहती थी। मालिका साहिबा, बवकार, नरम मिजाज, सलीकामंद। लेकिन तुम में से किसी ने यह नहीं पूछा कि वह रात को कैसे सोती है, किस तरह सिसकी सिसकी कर अपनी रातें गुजारती है। बोला कि अहमद, तुम्हें लगा कि तुमने सब कुछ देख लिया, वह तस्वीरें, वह मुलाकातें। नहीं, तुमने सिर्फ नतीजा देखा, कहानी नहीं। फातिमा और मेरी पहली मुलाकात उस दिन हुई थी जब वह यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी किताबें उठाए तेज कदमों से चल रही थी, और मैं पहली बार उसका दीवाना हो गया था। हमने ख्वाब देखे थे,
एक छोटा सा घर। लेकिन फिर वह दिन आया जब उसके बाप ने मुझे थाने में बंद करवाया। मेरे हाथ में हथकड़ी डालकर कहा गया कि तुमने जागीरदार की बेटी को गुमराह किया है। और फातिमा से कहा गया कि या तो खामोशी इख्तियार करो या मेरे मरने की खबर सुनने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसने हाजी साहिब की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें लगा कि तुमने उसे अपनी बीवी बनाया। नहीं, तुमने उसे एक खूबसूरत कैदी बनाया। और वह कैद इतनी आरास्ता थी कि उसे कैद समझने में साल लग गए। उस्मान खान की आवाज अब थोड़ी कांपने लगी थी, पर वह रुका नहीं। बोला कि मैं वापस आया तो वह औरत नहीं, एक जिंदा लाश थी। और मैं भी वह आशिक नहीं रहा था। मेरे अंदर सिर्फ बदला रह गया था। मैं उससे मिला, उसे याद दिलाया कि वह कौन थी। लेकिन जब उसने कहा कि वह कुछ भी छोड़ने को तैयार है, बस मेरे साथ चलने के लिए नहीं, तब मैं समझ गया कि उसके बाप से बदला लेने का अब वक्त आ चुका है। कमरा अब भी खामोश था। फातिमा की आंखों में नमी थी, पर वह रोई नहीं। हाजी साहिब निगाहें चुरा रहे थे और मैं अंदर से सुन हो चुका था। उस्मान खान ने आखिरी बार सबको देखा और बोला कि मैं फाइल नहीं खोलूंगा क्योंकि जो कुछ कहना था कह चुका। अब जिसे जो फैसला करना है करें। मैं फातिमा को बचाने नहीं आया और ना बर्बाद करने, बस एहसास दिलाने आया था कि उसके बाप ने जिसे शादी की थी वह तो औलाद पैदा करने के भी काबिल नहीं। हाजी साहिब का रंग फीक पड़ गया। यह कहकर वह पलटा और खामोशी से कमरे से निकल गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। उस्मान खान जा चुका था मगर उसकी कही हुई बातें कमरे की दीवारों में बस गई थी। हाजी साहिब अपनी कुर्सी पर गुमसुम बैठे थे। इनकी निगाहें अब फातिमा पर नहीं, किसी खला पर जमी थी। शायद अपनी अना के टूटने को महसूस कर रहे थे। फातिमा बेगम का चेहरा बेतासीर था। फातिमा आहिस्ता से खड़ी हुई। वह हाजी साहिब के सामने आई। उनकी आंखों में देखकर बोली कि जो कुछ तुमने सुना वह तुम्हारे गुरूर के लिए शायद नाकाबिल बर्दाश्त हो, लेकिन मेरे लिए वह बरसों की खामोशी का मातम था। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए अपनी मर्जियों को कुर्बान किया। वह मोहब्बत जो एक बार थी वह दफन हो चुकी थी और मैं तुम्हारे नाम की लाश उठाकर जीती रही। हाजी साहिब ने सर झुकाया। पहली बार ऐसा लगा जैसे वह भी इंसान है, सिर्फ हुक्म देने वाला मर्द नहीं। उन्होंने आहिस्ता से पूछा कि अगर सब कुछ इतना ही तल्ख था तो तुम रुकी क्यों? फातिमा ने लंबी सांस ली और कहा कि क्योंकि औरत के पास हर दरवाजे की चाबी नहीं होती। बाज दरवाजे जमाना बंद कर देता है और कुछ इस बचाने के लिए खुद बंद करने पड़ते हैं। यह कहकर वह दरवाजे की तरफ मुड़ी और जाते जाते मेरी तरफ देखा। निगाहें टकराई तो एक अजीब सा खामोश सवाल छोड़ गई। हाजी साहिब ने मेरी तरफ देखा और पहली बार मुझसे बराहे रास्त कुछ कहा कि अहमद, तुम अगर यह सब ना देखते, ना सुनते, तो क्या आज सब कुछ बेहतर होता? मैं कुछ ना बोला। क्या कहता कि शायद झूठ में सुकून होता है? क्या यह कि सच ने जो कुछ बर्बाद किया वह पहले ही अंदर से मर चुका था? कमरे से बाहर निकलकर मैंने देखा, फातिमा लान में खड़ी थी। सूरख दुपट्टा कुंधे पर ढलका हुआ, हवा में उड़ता। सब कुछ बिखर चुका था, लेकिन वह बिखराव भी अब एक सन्नाटे में ढल चुका था। सुबह की रोशनी अभी आई नहीं थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। उस्मान खान का दिया हुआ खत मेरी जेब में था जिसे अभी मैंने खोला नहीं था। वह कागज निकाला और जैसे ही पढ़ा मेरे अंदर कुछ बैठने लगा। खत में सिर्फ 2 जुमले थे कि जिस बच्चे को तुमने कोठी में खेलते देखा वह मेरा खून है। अहमद और फातिमा तुमसे यह सच कभी नहीं कहेगी क्योंकि अब वह सच जीने से डरती है। मेरी सांस जैसे रुक गई। दिमाग में आवाजें गूंजने लगी। उस्मान खान की, फातिमा की, हाजी साहिब की, सबकी। वह बच्चा वही जिसे मैंने कई बार मालिका साहिबा की गोद में हंसते देखा था। मैं सुबह होने से पहले कोठी के उस हिस्से में गया जहां फातिमा अक्सर अकेली बैठी दिखाई देती थी। वह वहां थी, एक चादर में लिपटी हुई जैसे पूरी दुनिया से कटी बैठी हो। मैंने खत उसके सामने रखा और कुछ ना कहा। उसने खत पढ़ा और बस निगाहें नीचे झुका ले। ना वजाहत दी,
ना इनकार किया, बस खामोशी में एक इकरार था। फिर आहिस्ता से बोली कि अहमद, कुछ सच बोलने के लिए वक्त नहीं मिलता। वह वक्त बस गुजर जाता है और हम उस सच के साथ जीते रहते हैं जैसे कोई बेनाम सजा। मैंने कहा कि तो फिर अब क्या? यह बच्चा ऐसी कोठी में बड़ा होगा, क्या वह भी उस झूठ, इस मजबूरी, इस नाम के नीचे जिएगा जिससे उसका कोई वास्ता ही नहीं? फातिमा ने आसमान की तरफ देखा जैसे दुआ कर रही हो कि यह सब खत्म हो जाए। फिर वह बोली कि नहीं, अब बस मैं थक गई हूँ। अहमद, अब यह सच जिसे भी जितनी भी तकलीफ दे, मैं सब कुछ बताऊंगी, हाजी साहिब को, दुनिया को और अपने बेटे को भी। मैं नहीं चाहती कि वह बड़ा होकर भी उस झूठ का वारिस बने जिसे हम सब ने बचाने की कोशिश की। और वह लम्हा वह आखिरी बार था जब मैंने फातिमा को कमजोर देखा। 2 दिन बाद फातिमा बेगम ने हाजी साहिब से अलगाव का फैसला किया। कोठी में खामोशी छा गई, लेकिन किसी को हैरत न हुई। वह बच्चा जो कभी कोठी की शान समझा जाता था, अब अपनी माँ के साथ किसी नए शहर जा चुका था। हाजी साहिब ने कुछ नहीं कहा, शायद अब कहने को कुछ बाकी ना था। उस्मान खान गायब हो गया, जैसे आया था वैसे ही खामोशी से रुखसत। मालिका हमेशा के लिए अपने बच्चे को लेकर उठली चली गई, मगर जाते जाते इतनी मेहरबानी कर गई कि एक बड़ी रकम का चेक मुझे दिया गया, जिससे न सिर्फ मैंने अपनी माँ का इलाज करवाया बल्कि एक छोटी सी किराना की दुकान भी खोल ली।